out? Any questions from any side? Otherwise, I should start the class. पूछिए भाई, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है क्या? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है इसका मतलब, है ना? थोड़े बहुत डाउट होंगे तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मैं मान लूं कि हाँ पीछे की चीजें आप लोगों को एक स्टोरी की तरह समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए फिर। यस सर। हाँ वेरी गुड। अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ बेटा मैं, इतना तेज ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। हेडिंग वाज रनिंग, व्हिच हेडिंग? क्विट इंडिया एंड लेटर। हेडिंग वाज रनिंग, क्विट इंडिया एंड लेटर। In this heading what we have discussed about कि महात्मा गांधी ने एक नया फेज, नया मूवमेंट स्टार्ट किया था। नाम दिया है इसको हम लोगों ने क्विट इंडिया। गांधी जी ने क्विट इंडिया कहा, नारा दिया कि भारत छोड़ो। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, इंडिया है ना, भारत छोड़ो, और मूवमेंट लगा देंगे आगे तो आंदोलन हो जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, और साथ ही साथ इसमें हेडिंग दिया लेटर। लेटर का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन तो हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ वो भी नीचे दिया गया। This study we have discussed about, गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, डू और डाई का। डू और डाई कहा कि करो या मरो, और ये भी उनकी आशा थी कि फाइट क्या करना है, नॉन वायलेंटली करना जरूर है, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि ये करो या मरो वाला जो नारा दिया उन्होंने, डू और डाई वाला, ये कभी भी नॉन वायलेंट हो ही नहीं सकता। भाई जब आपको एन प्रकार किसी न किसी प्रकार से, किसी भी तरह से आपको क्या करना है, सफलता ही हासिल करनी है, तो फिर आपको सब कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हर तरीका अपनाएंगे जो सामने दिखेगा वो किया जाएगा। इशारा उन्होंने किया क्योंकि वो हिंसा के पुजारी थे, तो डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते थे ना कि नहीं अब आप शुरू हो जाइए, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। समझने के लिए इशारा काफी था, और लोगों ने संघर्ष किया, तभी तो सब जेल जा रहे थे। कहीं ना कहीं कोई आंदोलन कर रहा था, कहीं कहीं कोई विद्रोह चला रहा था, कहीं कोई और। आपने देखा कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये आंदोलनों में हर तरह के लोगों ने भाग लिया, सोसाइटी के हर लोग ने, चाहे वो स्टूडेंट्स रहे हों, चाहे पॉलिटिशियन रहे हों, चाहे हमारे देश के लॉयर रहे हों, हर देश के लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और इस आंदोलन में कूद गए। बोले यही अच्छा मौका है, अगर इस अच्छे मौके पर हम लोग सब लोग इकट्ठा नहीं हुए, आंदोलन नहीं किए और एक साथ आंदोलन नहीं किए पूरे भारत में, तो हम लोग फिर से पूरे जो 1850 से रिवॉल्ट है उसकी तरफ फेल हो जाएंगे। और ये जो समय है, ये ब्रिटिश सत्ता का जो समय है, इस समय ब्रिटिश कमजोर है, ब्रिटेन कमजोर पड़ रही है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऊपर कुछ लाइन, क्या हुआ? आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। इस हेडिंग को पढ़ेंगे, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। इस पार्टीशन को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमने देखा कि 1940 में मुस्लिम लीग हैड मूव्ड a resolution demanding independent states for Muslim in north-western and eastern areas of the country। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग अपना रोल 1940 में ही तय कर देती है। 1940 वो वाला समय है जब इलेक्शन हो चुकी थी, 1937 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। कांग्रेस के सभी नेता, कांग्रेस के जो नेता रहे वो लगभग कहाँ जा रहे थे, जेल जा रहे थे। और इसी दरमियान कांग्रेस मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है, मुस्लिम लीग कहती है कि हैड मूव्ड रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज। ये किस एरियाज में मांग रहे थे? नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज। ये वाला पोर्शन आप देखिए, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा नॉर्थ है,
and eastern Europe. समझ में आ रहा है इधर? नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब आधुनिक समय में जो क्या है पाकिस्तान बन गया, वो वाला एरिया पहले भारत में था। तो नॉर्थ और वेस्टर्न का जो इलाका था उसको उसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को मेरी? नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक, यस सर। तो नॉर्थ वेस्टर्न समझ में आया, जो आधुनिक समय में क्या है पाकिस्तान में। हाँ ठीक है सिद्धि, वेरी गुड। और ईस्टर्न वाला इलाका जो बांग्लादेश है, ईस्टर्न में जो बांग्लादेश बना हुआ है, और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला पूरा इलाका क्योंकि यहाँ पर संख्या अधिक थी, मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, क्षेत्र था। और जब 1937 में इलेक्शन हुआ था तो समय चुनाव के दौरान ही, इलेक्शन के दौरान ही कुछ सीटें जो इनको मिली थी वो इन्हीं एरियाज पर मिली हुई, इन्हीं क्षेत्रों पर मिली हुई। तो विश्वास था कि हम लोग इस एरिया में सफल हो सकते हैं, और हमें यही क्षेत्र, बहुत बड़ा इलाका था ये भी बड़ा इलाका था, नॉर्थ ईस्टर्न का पूरा इलाका बहुत बड़ा। तो कह रहे थे इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया, यानी मुस्लिमों के लिए ये इलाका फिक्स कर दिया जाए, दे दिया जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये अंडरलाइन करिएगा, यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा कि द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। इस रेजोल्यूशन में, इस प्रस्ताव में, जो 1940 में कांग्रेस का इलेक्शन हुआ होगा वहां पर उन्होंने डिमांड रखा, लेकिन इस प्रस्ताव में कहीं पर भी पार्टीशन वर्ड शामिल नहीं था, वो विभाजन नहीं करा रहे थे, और ना ही पाकिस्तान के बारे में अभी कहे थे। आगे कहेंगे, आगे कहेंगे 1946 जब आएगा तब वहां कहेंगे, अभी नहीं कह रहे हैं। अभी केवल कह रहे हैं कि हमें इतना इलाका दे दिया जाए, केवल मुस्लिमों के लिए पूरा क्षेत्र दे दिया जाए। रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई डिड द लीग आस्क फॉर ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। क्वेश्चन ये बनता है कि जो मुस्लिम लीग है उसके दिमाग में क्या खुरापात चल रहा है, उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आ गई, उसके दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है कि हमें एक ऐसा क्षेत्र दे दिया जाए जहां की शासन की बागडोर पूरी हमारे हाथ में आ जाए। खुद लीड करना चाह रहे थे, उसमें बात आ रही है, खुद लीड करना चाह रहे थे। तो जब खुद लीड करना चाह रहे हैं तो अब आगे अगला वाला पैराग्राफ क्वेश्चन बनता है, बुक में दिमाग में क्वेश्चन उठता है, लीड ऐसा क्यों चाहती थी कि ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला इलाका हमें दे दिया जाए, ये ईस्टर्न वाला इलाका हमें दे दिया, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्षेत्र ना हो। ठीक है ना, ऑटोनोमस का मतलब यही है, स्वायत्तता चाह रहे हैं, स्वायत्त व्यवस्था चाह रहे हैं। तो फ्रॉम द लेट 1930, अब देखिए फ्लैशबैक में थोड़ा पीछे जाइए, कहानी वहां से है, इसके दिमाग में जो बात आज आई है ये पीछे से जोड़कर देखिए कि फ्रॉम द लेट 1930s, यानी 1930s एस लगाया ना, मतलब दशक, 1930 का जो दशक रहा, डिकेड्स रहा, 1930 से लेकर 1940 के बीच में, लीग began viewing the Muslims as a separate nation from the Hindus। इस इन 10 सालों में 1930 से लेकर 1940 के बीच में लीग ने ये देखना शुरू किया, उसको ये लगने लगा, उसको ये महसूस हो रहा था कि मुस्लिम्स एज ए सेपरेट नेशन, कि मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग होना चाहिए, और मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। लीग को ऐसा लग रहा है, ठीक है, इस दशक में, और इसीलिए वो डिमांड भी, अभी जो ऊपर आपका ये क्वेश्चन, यहाँ इसका और पीछे का क्वेश्चन, ठीक है, आंसर आपका थोड़ा ऊपर ही था, इसलिए लास्ट में उसने अलग से जगह मांगी। तो लीग, मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी है, धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर आ गई है, अपना प्रभाव, अपना जो इंप्रेशन है वो दिखाती हुई। इन डेवलपिंग दिस नोशन, इस विचार को डेवलप करते हुए, इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन between some Hindus and Muslim groups in 1920 and 1930। मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में जो टेंशन, जो तनाव था बीच में, उसको देखते हुए भी हो सकता है कि उनके दिमाग में विचार क्या हुआ, विकसित हो गया, जगह जगह पर तनाव।
मोर, आगे देखेंगे, मोर इम्पोर्टेंटली, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, यहां पर देखेंगे इस पेज में, मोर इम्पोर्टेंटली the provincial election of 1937 seemed to have convinced the league that Muslims were a minority. मैंने ये चीज आपको बताया हुआ है कि 1930 से 1940 के बीच में उनको लग ही रहा था कि ऐसा सेपरेटिज्म होना चाहिए, और जब 1937 में इलेक्शन हुआ तो ये बात पुख्ता हो गई, तय हो गया कि इस पूरे देश में कांग्रेस का ही अस्तित्व रह जाएगा, क्योंकि 7 सीट पर, पूरे 7 राज्यों पर कांग्रेस का कब्जा, मुस्लिम को केवल 1 या 2 सीटों पर, जबकि कुछ एक अन्य सीटों पर किसी और का कब्जा, टोटल 11 पर चुनाव हुआ था, 11 प्रोविंसेस पर चुनाव हुआ था। तो मुस्लिम को समझ में आ गया, मुस्लिम लीग को समझ में आ गया कि हम अगर ये देश आजाद भी होगा तो कल के दिन अंग्रेजों के दिन आजाद, अंग्रेज छोड़ के चले गए हमारे, तो कल के दिन अगर देश आजाद, अभी पता नहीं कि देश आजाद होने वाला है कि ये सब उनके मन में डिस्टर्बेंस चल रहा है, उनके दिमाग में कहानी चल रही है कि अगर कल के दिन देश आजाद हो गया तब भी हम माइनॉरिटी रहेंगे। माइनॉरिटी मतलब हमारा बहुमत कम रहेगा, जिसका बहुमत कम रहेगा, जिसके लोग कम जीतेंगे, जिनकी सीटें कम रहेंगी, जिनके मेंबर रिप्रेजेंटेटिव कम जाएंगे, तो पता नहीं उनको बाद में जब सेंट्रल मिनिस्ट्री बनाएंगे, पता नहीं हमारे यहाँ के लोगों को भी कोई मिनिस्टर का पद देंगे कि नहीं देंगे, पता चले विधायक ही बने बैठे, हमें कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बना के बैठाए हुए हैं, बस कोई मिनिस्टर का पद ना दे। तो उनके दिमाग में 1937 का जो इलेक्शन हुआ, उसने दिमाग में घर कर दिया, उनको डर लग गया, और ये डर धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, ये डर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब आगे देखिएगा, have convinced the league that Muslims were a minority, they would always have to play second fiddle in the democratic structure. उनको इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, इस लोकतांत्रिक बनावट में, जो देश का लोकतांत्रिक बनावट आएगा, इसमें उनको दूसरे पायदान पर रखा जाएगा, पहले पायदान पर हिंदू हो जाएंगे। ये उनको टेंशन हो रहा है, पहले पायदान पे तो हमें होना चाहिए, हम दूसरे पायदान पर रहेंगे हमेशा, सेकंड फिडल है ना, हम दूसरी, सेकंड फिडल का मतलब है कि हम दूसरी भूमिका निभाएंगे, गौड़ भूमिका निभाएंगे, है ना। लीग को यह भी भय हुआ कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए, आगे यही दिया इसमें, इट फियर्ड दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेटिव, उनको ये भी भय हुआ कि हो सकता है कि मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन का मौका ही ना मिले, कि चलिए आप भी नेता बन रहे हैं, आपको भी प्लीज साइड न कर दें हम लोग, ये डर खाया जा रहा है, ठीक है। The Congress rejection of the League desire to form a joint Congress League government in the United Provinces in 1937 also annoyed the League. अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई, पहले से ही डरे हुए थे, और जब यूनाइटेड प्रोविंसेस की बात आई, यानी संयुक्त प्रांत, आज आपका जो उत्तर प्रदेश है उसी को यूनाइटेड प्रोविंसेस पहले कहा जाता था, ये भी याद रखिए कि आपके उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से, यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से, संयुक्त प्रांत, हिंदी में कहते थे संयुक्त प्रांत। तो इस संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग हार चुकी थी, कांग्रेस जीत चुकी थी, लेकिन कुछ सीटें थोड़ा बहुत उनको जीती हुई थी, तो मुस्लिम लीग चाहती थी कि संयुक्त प्रांत में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में हम लोग मिलकर सरकार बनाएं। भैया मिलकर सरकार तुम तब बनाओगे ना जब तुम्हारी सीटें होंगी, सीटें तुम्हारी है नहीं, सीटें तुम 1-2 जीते हो, और चाह रहे हो कि कांग्रेस के साथ में मिलकर हम हर जगह सरकार बना लें, कांग्रेस ने मना कर दिया, और जैसे ही कांग्रेस ने मना किया तो उनको ये बात पुख्ता हो गई, तो पहले वो डरे हुए थे कि 1937 के इलेक्शन में पूरे भारत में जब चुनाव हुआ तो हम पहले से छोटे नंबर हमारे आए हैं। और दूसरी बात, ये लोग अभी से देख लो, एग्जांपल देख लो, अभी उत्तर प्रदेश की बात है, यानी अभी उत्तर प्रदेश ना बोले उसको, यूनाइटेड प्रोविंसेस में देख लीजिए, अभी भी गठबंधन नहीं बना रहे हैं, हमें अपने साथ मिलकर सरकार ही नहीं चलाने दे रहे हैं। चलिए अभी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो आगे जब देश आजाद हो जाएगा तो एक बड़े मंच पर हमारा साथ कैसे देंगे, ये बात है। अब आप समझ सकते हैं ये सारी बातें पाकिस्तान के बनने की जड़ है, बात समझ में आ रही है, पाकिस्तान जो बटा, विभाजन जो हुआ, ये सारी घटनाएं आगे चल के, एक दिन छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये अचानक से उनका मन हुआ कि नहीं हमारा अलग बढ़ दो, तो थोड़ी थोड़ी बातें आप देखते चले जाइए, ठीक है। और एक कहानी शुरू हो रही है 1906 से, पाकिस्तान की जो आज भारत और पाकिस्तान जो अलग हुआ है, इसकी जो जड़ है वो 1906 से स्टार्ट हो जाती है, जिस दिन मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है।
वहीं से थोड़ा थोड़ा कहानी बनना शुरू हो जाती है। और इस पूरे साल के दौरान आपने देखा कि नोक झोंक, कहीं टूटे कहीं मिले, कहीं टूटे कहीं मिले, कहीं उनका अपना अलग रुतबा चल रहा है, कहीं उनका अपना अलग रुतबा चल रहा है। और धीरे धीरे आपने देखा कि 1930 के से लेकर 1940 के बीच में ये मामला और बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। और 1940 में आके अधिवेशन में आपने देखा उन्होंने अपना प्रस्ताव रख ही दिया कि भैया हमें अलग इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, स्वतंत्र राज्य चाहिए, हमें ऐसा राज्य चाहिए जहां पर कोई हस्तक्षेप ना हो। ये हम पीछे पड़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि 1940 वाली जो घटना है इसके पीछे का काम क्या हुआ, तो इसके पीछे का काम यही है 1937 का इलेक्शन, फिर यूपी में यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस में मांगा साथ मुस्लिम लीग ने कि हमें भी साथ में जोड़ लीजिए, तो कांग्रेस ने यहाँ प्रेजेंट कर दिया। कांग्रेस ने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आपका साथ नहीं चाहिए, अभी कोई जरूरत नहीं है। उनको दिमाग में और घर कर गया कि भाई ये ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ देखिए, द कांग्रेस फेल्योर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन द 1930 allowed the league to widen its social support। अब कांग्रेस, अब इंपॉर्टेंट ये है, समझने वाली बात ये है कि कांग्रेस की भी हालत थोड़ा देखेंगे कि द कांग्रेस फेल्योर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन 1930। 1930 के दशक में एक बात और निकल के सामने आ रही थी। कांग्रेस भले ही 1937 के इलेक्शन में जीत गई हो, लेकिन मुस्लिम जनता को, मुस्लिम मासेस लिखा है ना, मुस्लिम मासेस का मतलब है कि मुस्लिम जो जनता रही उसको लुभाने में, यानी उसको अपना विश्वास दिलाने में कांग्रेस फेल्योर हुई। यानी मुस्लिम जनता भी अपने मुस्लिम प्रतिनिधि का सपोर्ट कर रही थी, इसका सीधा सीधा मतलब ये, ठीक है ना। तभी तो लिखा है ना, मोबिलाइज का मतलब होता है लामबंद करना, एकजुट करना, संगठन बना लेना। उसमें कांग्रेस फेल्योर हो गई। कांग्रेस फेल्योर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन 1930 allowed the league, ध्यान दीजिएगा, allowed the league। और यही बात लीग को क्या देती है, लीग को पावर दे रही है, लीग को हौसला बढ़ा रही है। अरे हमारे लोग तो हमारे साथ में है। मुस्लिम जो लीग बनी थी, इसको सपोर्ट अगर मुस्लिम जनता ने नहीं दिया होता तो मुस्लिम लीग टूट कर बिखर गई होती। मुस्लिम मासेस यानी मुस्लिम जनता भी मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो 1930 के दशक में देखा, और इसी 1930 के दशक में जो मुस्लिम लीग है इसमें लिखा है कि टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट, इसको सामाजिक सपोर्ट तो मिल ही रहा है। और यही लीग के लिए सबसे बड़ा वरदान का काम था। तो कह रहे कि अपने आप को हौसला देती ठीक है, कूल 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 है ना, हम लोग झाड़ जरूर गए हैं, भले ही हमें हिंदू है ना संगठन ने साथ ना दिया, हिंदू जो मासेज है वो साथ ना दिया, लेकिन जो मुस्लिम मासेज है वो तो हमारे साथ में है। ये सपोर्ट उनके लिए पर्याप्त था। इसीलिए तो कह रहे थे कि हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट कर दो, हमारा अलग राष्ट्र ही कर दो, जिससे हमारा जब राष्ट्र अलग हो जाएगा, हमारा राज्य हो जाएगा, तो वहीं पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं पर जीतेंगे, खुद वहां पर राष्ट्रपति रहेंगे, खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लीग की महत्वाकांक्षाएं तो बहुत बड़ी है, लीग का जो एम्बिशन है वो तो बहुत बड़ा है, ठीक है। So it sought to enlarge its support in early 1940s when most Congress leaders were in jail। अब देखिए ये उस समय चिल्ला रहे हैं, मुस्लिम लीग उस समय चिल्ला रही है जिस समय कांग्रेस जेल की हवा खा रहे हैं। अब देखिए लीग का ये धर्म नहीं था, लीग का धर्म ये था कि अगर कांग्रेस की बहुत सारे नेता जेल में हैं तो उस समय हमें इन सब बातों को नहीं करना चाहिए। लेकिन लीग ने देखिए क्या किया, लीग इसमें देखिए साफ साफ दिया है साउथ टू लार्ज सपोर्ट इन अर्ली 1940s। अब 1940 के आगे का समय बता रहा है, 1940 में तो बात हो गई, 1940 एस लगा है मतलब 1940 से लेकर इधर आपके देश के आजाद होने के बीच की घटना, 1947 के बीच की घटना। इस समय हो क्या रहा है, इस समय मोस्ट कांग्रेस लीडर वर इन जेल। इस समय बहुत सारे कांग्रेस के लीडर जेल थे। 1942 में आपने देखा कि फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और गांधी जी भी फिर जेल चले जाते हैं, बहुत सारे नेता जेल गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे नेता जो जेल में थे। उस समय ये क्या कर रही है, उस समय ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमें क्या चाहिए, हमें एक अलग, है ना। एट एंड ऑफ द वॉर इन 1945, और जब 1945 युद्ध 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब बंद हो गया, एंड हो गया, तो ब्रिटिश ओपनड नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस लीग एंड देमसेल्व्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जैसे ही 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है, तो ब्रिटिश क्या करती है, कांग्रेस को बैठा लेती है, लीग को बैठा लेती है, और खुद ब्रिटिश तीनों मिलकर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं।
क्या करते हैं, बातचीत करते हैं कि भैया आप बताइए अच्छा क्या करना है। अच्छा इसके पीछे थोड़ा कहानी समझ लीजिए। हुआ क्या था, हुआ ये था कि 19 कहानी थोड़ा समझ लीजिएगा, कुछ बातें आपके ऊपर दी गई कुछ नहीं दी गई, तो आप लोग सुन लीजिएगा बस। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय विंस्टन चर्चिल रहे। विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, ब्रिटेन के, ऑस्ट्रेलिया के, और अमेरिका और चीन। अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया तीनों देशों ने मिलकर ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया। ब्रिटेन के ऊपर दबाव ये बनाया कि भैया आप जिस देश पर कब्जा किए हुए हो, जिसको अपना माने हुए हो, कंट्रोल है तुम्हारा वहां भी, तो वहां से कुछ फायदा तो ले लो, वहां के सैनिकों का सपोर्ट ले लो, क्योंकि उनके पास वो सैनिक नहीं थे, बंदूकें देखिए ठीक है, वो डेवलप करके देखो बंदूकों को पकड़ने वाला, तोपों को संभालने वाला, यानी कि जो ह्यूमन पावर थी, मैन पावर थी, वो नहीं थी। तो तीनों लोगों ने दबाव डाला ब्रिटेन के ऊपर, नहीं जहां पे आप तुम्हारा शासन है यार, वहां से तुम सैनिक नहीं ला पा रहे हो, भारत को मनाओ, भारत को मनाओ कि वो हमें सेना में सहायता करे। जो तीनों ने दबाव डाला ब्रिटेन के ऊपर, तो ब्रिटेन ने देखी। हालांकि देखिए कांग्रेस ने पहले ही वहां पर एक बार ब्रिटेन से कहा था कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम आपका सहयोग देने के तैयार है, बशर्ते आप हमें क्या कर दीजिए, हमें फिर बाद में छोड़ दीजिएगा, हमारा देश आजाद कर दिया, लेकिन उस समय ब्रिटेन नहीं मानी। लेकिन जब अन्य बाहरी देशों का दबाव पड़ा ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष था, जर्मनी हावी हो रही थी, जापान हावी हो रहा था, तहलका मचाए थे जर्मनी, ठीक है, तो ब्रिटेन की भी ऐसी तैसी हो रही थी यार, सीधे सीधे समझिए, ब्रिटेन भी बिल्कुल परेशान हो गया। तो ब्रिटेन को मजबूरी में फिर स्टेफर्ड क्रिप्स, ध्यान दीजिएगा, स्टेफर्ड क्रिप्स की सदस्य अध्यक्षता में, स्टेफर्ड क्रिप्स भारत के मित्र भी माने जाते हैं, अच्छे व्यक्ति थे स्टेफर्ड क्रिप्स, तो इनकी अध्यक्षता में ब्रिटेन ने एक सदस्यीय टीम बनाई, और केवल स्टेफर्ड क्रिप्स को वहां पर एक सदस्यीय टीम बनाकर वहां से भारत में भेजा। कब भेजा, 1942 में। कब भेजा, 1942 में। इसी मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। कल मैंने बताया था, याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। उसके प्रेसिडेंट कौन रहे, सदस्य कौन था, तो एक ही सदस्य याद रखिए, स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे स्टेफर्ड क्रिप्स? ये आए थे इसीलिए भारत से समझौता करने, भारत की बात सुनने के लिए, भारत के लोगों की क्या चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर अलग से 4-5 देशों का असर पड़ा हुआ है। आए बेचारे, बातचीत किए, फिर भी बात इनकी नहीं बनी। इसमें बात क्या होगी, स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्या कहा था, इसको इस क्रिप्स मिशन ने, इसको क्रिप्स मिशन बोला जाता है। क्रिप्स मिशन ने क्या कहा, क्रिप्स मिशन ने ये कहा कि आप हमारा युद्ध में सपोर्ट करिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम देश आपका आजाद कर देंगे। ब्रिटेन ने कहा कि हम आपके देश को छोड़ देंगे, आज आप हमारा सहयोग करिए, साथ ही साथ हम आपके देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, आपके देश की जो संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, आपके आपके लोगों के द्वारा ही बनेगा। इतना विश्वास दिलाया। तो प्रश्न यहाँ से बहुत सारे बन जाते हैं कि आपके संविधान की बात सबसे पहले कहाँ की गई, क्यों संसद में की गई, वादा किया गया ब्रिटेन ने वादा किया, हाँ आपका संविधान आपके लोगों के द्वारा ही बनेगा। पहली बार यहाँ पर ब्रिटेन मांग रही है इस चीज को, लेकिन कांग्रेस के लोग तैयार नहीं। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बार गांधी जी ने मदद किया था, गांधी जी को सर्जेंट कह दिया गया था कि अरे आप सर्जेंट हैं, नौकरी भर्ती कराने वाले। गांधी जी ने उस समय जब आए थे साउथ अफ्रीका से, तब उसी समय गांधी जी ने मदद किया, लेकिन बाद में हुआ क्या, ठीक है, उपाधि ने गांधी जी को शांत कर दिया, लेकिन बाद में हुआ क्या, छोड़ा क्या, उन्होंने कुछ नहीं सहयोग किया, कुछ भी नहीं सहयोग किया, ठीक है। तब तो गांधी जी मान रहे थे कि ये ब्रिटेन के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मान जाएंगे, आज हम इनका सहयोग करेंगे। भाई गांधी जी उदारवादी विचार की धारा के लोग, उन्होंने कह दिया कि आज हम इनका सपोर्ट करेंगे, कल हमारा भी हित करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि आज किसी की आप मदद करें तो भी हमारा मदद करेगा, इस समय नहीं किया। तो इस समय भी कांग्रेस क्या कर रही थी, मना कर रही थी कि नहीं हमने नहीं किया। अब जब स्टेफर्ड क्रिप्स वापस लौट गया, बिना किसी समझौते के वापस लौट गया, तो इनका जो मिशन था वो फेल हो गया। अब जब मिशन का फेल हो गया, तो 1945 में इधर क्या हो गया, आप देखेंगे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि अब जब अंग्रेजों की बात कांग्रेस ने मानी नहीं,
तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होने के बाद ब्रिटेन भारत के प्रति कोई अच्छा रवैया अपनाएगी? बिल्कुल नहीं अपनाएगी। लेकिन उसने अपनाया, क्यों? क्योंकि भारतीयों के लिए अब एक सुनहरा मौका ईश्वर की तरफ से आ रहा था। हुआ क्या कि ब्रिटेन में मैंने बताया था आपको दो तरह की पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो तो भारत को नहीं छोड़ने के पक्ष में थी, विंस्टन चर्चिल वाली पार्टी, वो नहीं चाहती थी कि भारत आजाद हो, कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन दूसरी जो पार्टी थी लेबर पार्टी, यानी मजदूर, लेबर पार्टी मतलब ये जो मजदूर श्रमिक संघ वाली पार्टी, इसके जो नेता थे वो कौन थे? क्लीमेंट एटली का नाम याद रखिएगा। क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली का नाम, अरे इटली याद रखिए, इटली एक कंट्री है, उसी को याद रखिएगा। तो क्लीमेंट एटली जो थे उन्होंने वादा किया था 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होने थे, इलेक्शन होने थे। क्लीमेंट एटली ने जॉर्ज ट्रम्प की तरह थोड़ा सा दिमाग लगाया, वादा किया पूरे भरे मंच से कि अगर मैं चुनाव में हमारी सरकार बनती है, अगर लेबर पार्टी जीत जाती है ब्रिटेन में, तो मैं वादा करता हूं कि मैं सबसे पहला काम भारत को ही आजाद कराने का काम करूंगा, भारत में सदस्य टीम भेजूंगा, भारत को आजाद करने का प्रतिबद्धता लिया और भारत को क्या कर देंगे, भारत अपना संविधान खुद बनाएगी, खुद अपने सारे तरीके तय कर देगी, हम लोग उसको छोड़कर वहां से चले आएंगे। ये किसने वादा किया? लेबर पार्टी के सदस्य नेता ने, उसका नाम था क्लीमेंट एटली। और ऐसा ही हुआ, 1945 में लेबर पार्टी भारी बहुमत से जीतती है ब्रिटेन में। अब समझिए ब्रिटेन में जीत रही है, लेकिन उसका जश्न भारत में मनाया जा रहा है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी जीत रही है, लेबर पार्टी वाले तो जश्न मना ही रहे हैं, ब्रिटेन के भी बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन उसका जश्न भारत भी मना रहा है। अब भारत क्यों मना रहा है? भारत इसलिए मना रहा है क्योंकि भारत समझ गया था कि अब जो फेवर है, जो पक्ष है, वो हमारे में आने ही वाला है, क्रीम टाइम आने वाला है, हमारा सुनहरा गोल्डन चांस आने वाला है हमारा। ठीक है, इसलिए भारत में भी पटाखे छोड़े गए, जश्न मनाया गया। आप समझिए ये कहानी है। ठीक है, और ये घटना ये क्लीमेंट एटली के दिमाग में क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तहलका मचा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट ने, आंदोलन चल रहा था, जेल चल रहा था, ब्रिटेन की सत्ता पूरी परेशान थी। वहां के पार्लियामेंट में रोज यही चर्चा हो रही थी कि हमने जहां पर कब्जा किया हुआ वहां के लोगों ने आंदोलन कर दिया है सारी। तो क्लीमेंट एटली ने इस मौके को फायदा उठाया। क्लीमेंट एटली ने बहुत ही साधारण तरीके से समझा, इस गहराई से समझा कि अगर मुझे सत्ता में भी वापस आना है और जो भी हम कर रहे हैं वो भी गलत तो है, तो कहीं ना कहीं कोई विद्रोह ना हो, और उनके पास एक चुनावी मुद्दा मिल गया और इसीलिए उन्होंने वादा किया। और ये आप कहिए कि भारत का इत्तेफाक है ना, भारत के लिए बहुत अच्छी बात, इटली का जीतना। और इटली ने इसीलिए अपने वादे के मुताबिक इटली ने क्या किया, भारत में जीतते ही तुरंत, हमारे यहाँ के नेता जैसा नहीं, जीतते ही तुरंत कैबिनेट मिशन, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन, एक मिशन आया था क्रिस मिशन, अब कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यीय, 3 मेंबर्स कैबिनेट मिशन में, स्टेफर्ड क्रिप्स, जॉन लॉरेंस, है ना, अलेक्जेंडर, 3 सदस्यों को भेजा। ठीक है ना, भारत में भेजा कि भारत में जाइए, भारत की समस्याओं को समझिए, गहराई से समझिए और फिर हमें बताइए कि वहां पर क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम जस्ट थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद क्लास एंड होने वाली है और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। खींचकर अगला ही वीडियो बस बनेगा और उसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बने रहिएगा आप लोग, 5 मिनट के बाद हम फिर से